आइए आज हम चर्चा करते हैं विदिशा जिले की। सबसे पहले विदिशा जिले की भौगोलिक स्थिति की हम चर्चा करेंगे। उसके बाद विदिशा जिले का इतिहास क्या रहा, विदिशा जिले के पर्यटन पर्यटन स्थल और कला व संस्कृति। तो आइए समझते हैं विदिशा जिले को। विदिशा जिले की भौगोलिक स्थिति का हम चर्चा करें यहाँ पर, तो भोपाल के पूर्व में विदिशा जिला स्थित है, जिसका भौगोलिक विस्तार 23 डिग्री 20 से 24 डिग्री 22 उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री 15 से लगाकर 78 डिग्री 18 पूर्वी देशांतर के मध्य विदिशा जिला स्थित है मध्य प्रदेश में। तो यह विदिशा जिले का भौगोलिक विस्तार है, उसकी स्थिति है। आपको बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए विदिशा को लेकर। विदिशा कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो विदिशा जिले की जो सीमा है, उत्तर में गुना के साथ व अशोकनगर, पश्चिम में भोपाल के साथ, उत्तर पश्चिम में गुना के साथ और दक्षिण में रायसेन तथा पूर्व में सागर जिले के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। कुल 5 जिलों के साथ विदिशा अपनी सीमा को साझा करता है। गुना है, अशोकनगर है, सागर है, रायसेन है, वह भोपाल है। ध्यान दें यहाँ पर, भोपाल मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भोपाल मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। वहीं रायसेन को हम मालवा का पूर्वी प्रवेश द्वार कहते हैं। रायसेन किला जो है रायसेन जिले में, उसी को हम मालवा का पूर्वी प्रवेश द्वार कहते हैं। तो बेसिक जानकारी आपको विदिशा जिले के पास की होनी चाहिए। हालांकि हम इस सीरीज में विदिशा जिले को भी पढ़ेंगे, गुना को भी पढ़ेंगे, भोपाल को भी पढ़ेंगे, जहां पर एक बेहतर जानकारी आपको प्राप्त होगी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम विदिशा की बात करें, तो गठन जो है वह 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये कोई 2011 की जनगणना में नहीं है, बेसिक जानकारी है। ओके, 1 नवंबर 1956 जब मध्य प्रदेश गठित हुआ, उस समय विदिशा जिला बन चुका था, यानी कि मध्य प्रदेश के गठन के साथ विदिशा जिला बना है। प्राचीन नाम की अगर हम बात कर ले विदिशा की, तो वैदिश, वैसन नगर, वैश्वनगर और भेलसा के नाम से प्राचीन समय विदिशा को जाना जाता था। हेडक्वार्टर की अगर हम बात कर ले, तो विदिशा हेडक्वार्टर है। प्रमुख नदियों की अगर हम चर्चा करें यहाँ पर, कि विदिशा जिले से बहने वाली मुख्य नदियां कौन कौन सी है, बेतवा है, हलाली है, बेस है, सिंध है और केतन है। देखिए, इन नदियों के जो उद्गम स्थल है अन्य जिलों में स्थित है। कुछ नदियां विदिशा जिले से ही बहती हैं और इनकी जो जानकारी है आपको जो डिटेल में पढ़ना है, तो वह जब हम मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ेंगे तो वहां पर काफी अच्छे से आप पढ़ पाएंगे इनको। अभी सिर्फ इतना बेसिक याद रखें कि विदिशा से कौन कौन सी नदियां बहती हैं। कुल साक्षरता दर की अगर हम बात कर ले, 70.53%, और मध्य प्रदेश के 52 जिलों में विदिशा 22वां स्थान रखता है एजुकेशन के मामले में, यानी कि साक्षरता दर में। तो ये जरूर याद रख लीजिएगा आप। अगर प्रश्न होता है कि कौन सा जिला है 22वें स्थान पर आता है साक्षरता दृष्टिकोण से और उसके दर के मामले में, तो वह है विदिशा। अब अतीत में विदिशा का क्या इतिहास रहा है, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। तो विदिशा का जो इतिहास है वो बहुत ही समृद्धशाली रहा है। यहाँ पर विभिन्न राजवंशों ने रूल किया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं विदिशा के अब इतिहास को। मौर्य वंश, मौर्य शासक ने यहाँ पर रूल किया, यानी कि अशोक जो थे वह सबसे पहले यहाँ पर रूल करते हैं राज प्रतिनिधि के तौर पे। अशोक जब 18 वर्ष के थे तब उनको बिंदुसार ने उज्जैन का राज प्रतिनिधि नियुक्त किया था, यानी कि गवर्नर बनाकर उनको कहाँ पहुंचाया गया था कि आप उज्जैन जाइए और उज्जैन का कार्यभार आप संभालेंगे, यानी कि मालवा और उसके आसपास के जो भी क्षेत्र है, ठीक है, उसकी देखरेख का जिम्मा किसके हाथों में था, अशोक के हाथों में था। तो इस तरह से अशोक यहाँ पर राज प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त हुए थे। और यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में कि अशोक कहाँ पर गवर्नर नियुक्त थे राज शासन के पूर्व, तो आपको आंसर करना होगा उज्जैन। विदिशा में पाटलिपुत्र से आते समय जब उज्जैन की ओर आ रहे थे, यानी कि राज प्रतिनिधि का पद संभालने के लिए अशोक, तो उनकी मुलाकात विदिशा में एक व्यापारी की पुत्री
श्रीदेवी से भी, और यहीं पर उन्होंने श्रीदेवी से विवाह किया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? श्रीदेवी था, और वह किसकी पुत्री थी? तो एक व्यापारी की पुत्री थी। ये कई बार पूछा गया है, तो बिल्कुल आप इसको जरूर याद रखें यहाँ पर। इसके अलावा अशोक की पत्नी श्रीदेवी का जो उल्लेख है महाबोधि वंश, देखिए यह महाबोधि वंश में श्रीलंका की एक विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका के कौन से ग्रंथ में या बौद्ध ग्रंथ जो है महाबोधि वंश में हमें अशोक की पत्नी देवी का जो नाम है वैदिश महादेवी प्राप्त होता है, यानी कि मिलता है। देवी की 3 संतानें थी, जिनमें 2 पुत्र थे। एक का नाम महेंद्र था और एक का नाम उज्जैनी था, और पुत्री का नाम संघमित्रा था। महेंद्र और संघमित्रा ने विश्व में प्रथम बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था वह कहां से प्रारंभ किया था? सांची से शुरू किया था। ओके, कहां से शुरू किया था? सांची से शुरू किया था, जो कि श्रीलंका की ओर गए थे। और इसी यात्रा का जो उल्लेख है वह सीहोर जिले के पानगुराड़िया में किया गया था। हमें इसका जो शिलालेख प्राप्त होता है सीहोर जिले के पानगुराड़िया क्षेत्र से प्राप्त होता है, जो बुधनी के पास में है। तो ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि चलिए बताइए कि अशोक के पुत्र महेंद्र कुमार का शिलालेख मध्य प्रदेश के कौन से जिले से प्राप्त होता है? तो वह है सीहोर से। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश पतन की ओर अग्रसर होता है, और जो मौर्य शासक थे बृहदत्त मौर्य, उनके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। बृहदत्त मौर्य के जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त मौर्य की सेना के सम्मुख हत्या कर दी, यानी कि सेनाओं का निरीक्षण कराते समय उन्हीं सेनाओं के सामने अपने स्वामी की हत्या कर दी, और एक सेना में एक धाक जमी। उन सैनिकों में एक छाप छोड़ी उसने, पुष्यमित्र शुंग ने, कि देखिए आप, मैं बलशाली हूं और मैं यहाँ का राजा हूं, आप मुझे स्वीकार कीजिए। तो इस तरह से एक नए राजवंश का उदय होता है शुंग राजवंश के नाम से। और इसी को लेकर जो बाणभट्ट है उन्होंने इसका उल्लेख किया है हर्षचरित्र में। बाणभट्ट ने अपने रचना हर्षचरित्र में यह लिखा है कि किस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने मौर्यों के हाथों से राज सत्ता को अपने हाथों में ले लिया था, यानी कि हत्या लिया था। और यह घटना घटी थी 187 ईसा पूर्व में। अब बाणभट्ट किसके कवि थे? तो ये वर्धन राजा हर्षवर्धन के कवि थे, उनके यह राज कवि थे। जब हम वर्धन राजवंश पढ़ेंगे ना इतिहास में, तो आप काफी अच्छे से यहाँ पर समझ पाएंगे। अभी सिर्फ बेसिक जानकारी याद रखें यहाँ पर आप, अगर प्रश्न पूछा जाए तो हर्षचरित्र में उल्लेख किया है। अब हम बात करेंगे शुंग वंश की। शुंग वंश मध्य प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश है, और शुंग वंश के जो राजा थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने किस तरह से यहाँ पर इस राज सत्ता को स्थापित किया था, जो आगे हमने अभी देखा कि मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके उन्होंने एक नए राजवंश की नींव रखी थी। तो संस्थापक कहलाएंगे आप पुष्यमित्र शुंग, यहाँ पर जो कभी सेनापति हुआ करते थे मौर्यों के। ओके, और अब उनके अधिकार में पूरा का पूरा क्षेत्र आ गया, और इनको लेकर तिब्बत के जो इतिहासकार थे तारानाथ, तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ के लेखों से शुंग वंश की एक अच्छी खासी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जरूर याद रखें कि किसके लेख से शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो वह आप आंसर करेंगे यहाँ पर तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ। इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग के जो पुत्र थे अग्निमित्र, उनकी जो जानकारी प्राप्त होती है कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक से। मालविका अग्निमित्रम के अनुसार यह बताया गया है कि अग्निमित्र जो थे वह अपने पिता पुष्यमित्र के प्रतिनिधि के तौर पर कहाँ के शासक थे? तो वह विदिशा के शासक थे, और पुष्यमित्र जो थे वह पाटलिपुत्र में थे। परंतु फिर भी ये दोनों पिता और पुत्र विदिशा के शासक कहे जाते हैं, और ये स्थापित किया था इन्होंने ईसा पूर्व से लगाकर द्वितीय ईस्वी के शुरुआती वर्षों में, और एक शुंग वंश ने पूरे के पूरे मध्य प्रदेश पर अधिकार जमा लिया था। आगे हम चर्चा करें यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग को लेकर। तो पुष्यमित्र शुंग भारतीय इतिहास के एक ऐसे शासक थे
एक दूसरे ऐसे शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। अब प्रथम में किसने किया था अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो देखो, पहले जो किया था जन्मेजय ने किया था, उसके बाद जो किया था वह पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो सिर्फ पुष्यमित्र शुंग याद रखना आपको। सेकंड टाइम पे करते हैं, कौन सा यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। और जन्मेजय ने यह यज्ञ कहां पर किया था? मध्य प्रदेश में। तो ये नागदा में किया था। नागदा, जहां पर नागों का दाह किया गया था इस यज्ञ के माध्यम से, और इसी के वजह से उज्जैन जिले के अंदर जो नागदा है, एक प्रस्तावित जिला है अभी वर्तमान में, उसका नामकरण हुआ था। आगे हम चर्चा करेंगे जब डिटेल पढ़ेंगे जिलों की, तो आगे और भी। चलिए, तो इतना समझ लीजिए यहाँ पर अभी आप। वही पुष्यमित्र शुंग की अगर थोड़ी सी और चर्चा कर ले तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि पुष्यमित्र शुंग जो थे, इन्होंने क्या किया था? यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग ने संस्कृत को राजभाषा घोषित किया था। किसको किया था? संस्कृत को किसने राजभाषा घोषित किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग के समय संस्कृत को राजभाषा घोषित किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भरूच स्तूप जो है उनका निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, जो कि सतना जिले में स्थित है। चलिए, कुछ टेक्निकल इशू है यहाँ पर, ये जो लिखा हुआ आ रहा है इसको आप सिर्फ ऐसे ही समझ लें। जैसा भी हमने पढ़ा था कि मौर्य सम्राट जो थे भरतदत्त की हत्या करके, उनके कमजोर शासन काल में त्रिपुरी जो था, त्रिपुरी, महिष्मति और विदिशा, यहाँ के कुछ जो शासक थे या छोटे सामंतीय शासक जो हुआ करते थे, एक स्वतंत्र राज्य यहाँ पर बन चुके थे, जिनको वापस से कवर करने के लिए या उन पर वापस से आधिपत्य बनाए रखने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने राजसत्ता को हथियाया था। तो एक बेसिक जानकारी यहाँ से आपको बस इतनी ही याद रखनी है। वही भरूच का बौद्ध स्तूप जो है, जिसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग, यानी कि शुंग काल में इसका निर्माण करवाया गया था। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि चले बताइए कि सतना जिले के पास में जो स्थित है उचेरा, और वहां पर जो भरूच का एक बौद्ध स्तूप, उसका पुनर्निर्माण कौन से राजवंश ने करवाया था? तो वो आपको आंसर करना होगा, शुंग राजवंश, यानी कि शुंग काल में ये निर्मित किया गया था पुनर्निर्माण के तौर पे। और ये उचेरा के पास में है। 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्तूप की खोज की थी, और यहां पर पुनर्निर्माणकर्ता कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग थे। तो पुष्यमित्र शुंग याद रखना है आपको, बस इतना सा याद रख लीजिए। अगर राजा का नाम पूछे तो आप आंसर कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। खम्बाबा व गरुड़ ध्वज, यह स्तंभ भगवान वासुदेव के सम्मान में स्थापित किया गया था और गरुड़ ध्वज के रूप में ये स्थापित हुआ। यह बताया जाता है कि 180 ईसा पूर्व का एक उपहार था। अब देखिए, उपहार कैसे था? आप बोलेंगे सर क्या वहां से इसको हाथ में उठाकर लेकर आया था हेलियोडोरस? तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, एक योजना थी, एक प्लान था कि किस तरह से वहां पर निर्माण किया जाएगा। इंजीनियरिंग अगर कहें उस समय की, तो वह एक इंजीनियरिंग का एक अच्छा खासा नमूना था वो, जो यहाँ पर एक अनुमति ली और उनको फिर प्रेजेंट किया कि देखिए ये हमारे वहां से आपके लिए एक उपहार था। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर इसको स्थापित किया था। स्थानीय तौर पर इसको खम्बाबा के नाम से जाना जाता है, ये जरूर याद रख लीजिएगा आप। और किसके समय काल में यह निर्मित किया गया? तो भगवत के समय काल में। भगवत उस समय शुंग राजाओं में 8वें क्रम के राजा थे। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। और इन्हीं के शासन काल में ग्रीक अंटी अल्किदास का राजदूत, किसका राजदूत? ग्रीक अंटी अल्किदास का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया था और उसने इसको यहां पर स्थापित करवाया था। अब इसने टोटल कितने ध्वजों का निर्माण करवाया था? अगर ये प्रश्न हो तो आप, मुझे लगता है कि एक सिंगल वन आंसर करेंगे, बट ऐसा नहीं था। टोटल इसने 8 यहां पर निर्मित करवाए थे, जिसमें सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ था वो कौन सा था? गरुड़ स्तंभ। आइए समझते हैं आगे।
यह स्तंभ उन 8 स्तंभों ध्वजों में से एक था, जिनमें गरुड़ द्वार था, ताल द्वार बनाया गया था और मकर द्वार बनाए गए थे। ये है खमबाबा गरुड़ ध्वज। ये गुलाबी व भूरे रंग के बलुआ पत्थरों से बना है। अब कौन से जन समुदाय के द्वारा इसकी पूजा अर्चना की जाती है? तो धीमर यानी कि मछुआरा जो समुदाय है उसके द्वारा इसकी पूजा अर्चना की जाती है और ये 400 वर्षों से चला आ रहा है। वहां पर ऐसे इतिहास में रहा है कि वहां पर पूजा अर्चना करने से जब नई चांदनी होती है इमली के पेड़ के नीचे, जिनको भूत प्रेत होता है उनको भगाने की यहाँ पर पूजा की जाती है। तो इसीलिए ये पूरे बुंदेलखंड में प्रसिद्ध हो गया खम बाबा के नाम से, इसीलिए इसको खम बाबा के नाम से जाना जाता है। जनजाति जरूर याद रख लीजिएगा, अगर प्रश्न हो तो आप आंसर कर सकते हैं यहाँ पर। वहीं जो भगवत थे, भगवत सुंग विदिशा में अदालत निर्माण के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर एक बिल्डिंग बनवाई थी जहां पर एक कह सकते हैं कि उनके वकील हुआ करते थे, उनके जज होते थे, जहां पर निर्णय लिया जाता था प्रजा के हित में या फिर जो भी क्राइम होता था उस पर सारे डिसीजन यहाँ पर सुनाए जाते थे। तो वो भगवत सुंग के शासनकाल में ऐसा सब कुछ हुआ था। बास तंबू दिल्ली और गुजरात के बीच फलते फूलते व्यापार के कारण मध्यकाल में सिरोंज बहुत ज्यादा फेमस हुआ। बाहर के आक्राता या जो भी मुस्लिम आक्रमणकारी रहे, धूप से बचने के लिए इस तरह के टेंट का अरेंजमेंट किया जाता था उनकी सेना के लिए। आपने देखा होगा कई फिल्मों में, जैसे अलाउद्दीन खिलजी 1303 में चित्तौड़ पर जब आक्रमण करते हैं तो आपने देखा होगा मूवी में कि किस तरह के टेंट लगाए जाते हैं वहां पर। तो धूप से बचने के लिए ये इस तरह के टेंट का इस्तेमाल किया जाता था। सिरोंज उस समय बहुत ज्यादा फेमस हुआ, वर्तमान तक अभी भी फेमस है सिरोंज। तो मध्यकाल में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बांस तंबू उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा? तो आप यहाँ पर उत्तर देंगे सिरोंज। बस इतना याद रख लीजिएगा, इतने में आपका काम हो जाएगा। यह एक त्रिस्तरीय बाजार प्रणाली थी, इतना देखें यहाँ पर। और भारत में आज भी यहाँ के बांस तंबू टेंट की बहुत ज्यादा डिमांड है। डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, या कहेंगे सेवा केंद्र नहीं कहे, सिर्फ इतना कहे कि डाकघर पासपोर्ट से केंद्र विदिशा में 28 फरवरी 2017 को देश का पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र यहाँ पर खोला गया था। चलो आ गया है, ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। बस इतना याद रखना है कि कहाँ पर ओपन किया गया, तो सबसे पहले विदिशा में किया गया। कब किया गया? 28 फरवरी 2017 को। तारीख और सन जरूर याद रखें आप। कई बार प्रश्न एक जैसे बनाए जाते हैं, जैसे कि 28 फरवरी 2017, 22 फरवरी 2017, 29 फरवरी 2017, 28 की होती फरवरी, 23 फरवरी 2017, 20 फरवरी 2017। तो वहां पर हम थोड़े परेशान होने लगते हैं कि आप कौन सा उत्तर हम सही लगाए। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि बस इतना याद रखिए आप, परफेक्ट। इस तरह के सेवा केंद्र जो है डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, वो इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, वो सतना में भी खोले गए हैं। प्रस्तावित नहीं है, ओपन हो चुके हैं यहाँ पर, है ना। लकड़ी की मूर्तियों का संग्रहालय। अगर प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में लकड़ी की मूर्तियों का संग्रहालय कहाँ पर है, कौन से जिले में है, तो आपको आंसर करना होगा विदिशा में है इस तरह के लकड़ियों का संग्रहालय है। मुन्नालाल विश्वकर्मा जो विदिशा के कुशल कलाकार हैं, उन्होंने इस तरह की लकड़ी की मूर्तियों का संग्रह किया है, उन्होंने बनाया है। तो इसलिए बस इतना याद रखिए आप कि लकड़ी की मूर्तियों का संग्रहालय कहाँ पर है मध्य प्रदेश में, तो विदिशा। अब आपको 500 से अधिक है, इतना नहीं भी ध्यान दोगे तो चलेगा, बस इतना याद रख लीजिएगा, इतने में काम हो जाएगा आपका। जहां से प्रश्न हो वहां से आपका उत्तर हो जाए बस। बीजा मंडल मस्जिद। बीजा मंडल मस्जिद जो है वो भैंसा की है और इसको लेकर भी प्रश्न पूछा गया है कि कहाँ पर बीजा मंडल मस्जिद स्थित है मध्य प्रदेश में, तो विदिशा में है। मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिरों के खंडरों पर किया गया है। स्तंभ जो है, पिलर यहाँ पर जो है, उन पिलर में ये पाया गया है, शिलालेखों में ये पुष्टि होती है कि यहाँ पर देवी चर्चिका का मंदिर था। तो बस इतना याद रखना है आप, यही याद रखिए कि बीजा मंडल मस्जिद मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, ये मस्जिद है
जो बनाई गई हैं वह है भेलसा विदिशा। इसके अलावा लोहांगी की पहाड़ी, लोहांगी की पहाड़ी कहाँ पर है मध्य प्रदेश में, तो वह है विदिशा में। इस पहाड़ी की विशेषता यह है कि यहाँ पर इसको लोहांगी के नाम से जाना जाता है और उल्टे कमल और जानवरों के पैर के निशान मिले हैं। उल्टे कमल के निशान और जानवरों के उल्टे पैर के निशान यहाँ पर मिले हैं और ये 3री शताब्दी के हैं, इसलिए यह स्थल बहुत फेमस है। लोहांगी की पहाड़ी प्रश्न पूछे तो आप भेलसा उत्तर देंगे। अगर लोहानी गुफा पूछे तो आपको आंसर करना होगा मांडू। ठीक है, लोहानी की पहाड़ी कहां पर है, सॉरी लोहांगी की पहाड़ी कहां पर है तो विदिशा, और लोहानी गुफा कहां पर है तो मांडू। ओके, तो यहां पर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखें। गदरमल मंदिर, ये ग्वालियर किले में तेली मंदिर के समान है, उसकी पूरी तरह से रिप्लिका अगर कहे तो गलत नहीं होगा। तो तेली मंदिर के समान बना है। इसकी वास्तुकला जो है प्रतिहार और परमार 2 राजवंशों को दिखाती है। अब ऐसे प्रश्न तो अभी तक नहीं आया है, पर कह नहीं सकते अगर प्रश्न पूछ लिया जाए आगे कि भाई कौन सा मंदिर परमार और प्रतिहार राजवंश की एक शैली को दिखाता है, तो गदरमल मंदिर आपको आंसर करना होगा, ये विदिशा में है। और ये भी प्रश्न हो सकता है कि ग्वालियर के तेली मंदिर की रिप्लिका या उसके समान उसकी वास्तुकला से मिलता जुलता कौन सा मंदिर है निम्नलिखित में से, तो गदरमल। उदयगिरी की गुफाएं हैं, विदिशा जिले में उदयगिरी की गुफाएं स्थित है। आपने सामान्यतः ये जरूर पढ़ा होगा कि उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो विदिशा में है, पर आपको ये नहीं पता कि इनका प्राचीन नाम क्या था, नीचोगिरी था। और प्रश्न पत्र में अगर ये पूछ लिया जाए कि नीचोगिरी कौन से जिले में स्थित है, नीचोगिरी की गुफाएं कहाँ पर है, तो फिर आप परेशान होने लगेंगे कि हमने तो ये नहीं पढ़ा है, हमें तो पता भी नहीं कि कहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया है। तो इसलिए इसको जरूर याद रखें। इनकी स्थापना 4वीं से 5वीं सदी में की गई थी। उदयगिरी में कुल कितनी गुफाओं की संख्या है, 20 है। हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त के शिलालेख मिलते हैं। 1951 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भोपाल मंडल के अधीन इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। तो उदयगिरी की गुफाएं राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित की गई, तो वर्ष 1951 आपको याद रखना है। ऐसे कुछ पॉइंट बना लीजिए जहां से प्रश्न हो सकते हैं आपसे। यहाँ पर गुप्त संवत का 425 और 426 ईस्वी का एक शिलालेख मिलता है, जिसमें कुमारगुप्त प्रथम की जानकारी दी गई है। उसके शासनकाल का विवरण यहाँ पर दिया गया है, जिसमें एक शंकर नामक व्यक्ति के द्वारा गुफा के प्रवेश द्वार में जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति प्रतिस्थापित किए जाने का एक उल्लेख है। यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर कोई गेट है, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जब भी विदिशा जाए तो जरूर यहाँ पर घूमने जाए, आप देखें। प्रथम गुफा की अगर हम बात कर लें तो 3 दिशाओं में यहाँ पर शैलकृत हैं और एक दिशा में प्रस्तर खंडों से बनी है, और इसी के कारण इस गुफा को हम सूरज गुफा के नाम से जानते हैं। अब ये प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सूरज गुफा कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि यार ये और कौन से जिले में है ना, हमने तो कभी पढ़ा नहीं। आप उदयगिरी आपने पढ़ा है, तो उदयगिरी तो एक स्थान है। अब वहां पर बहुत सारी 20 गुफाएं, 20 गुफाओं के अलग अलग नाम हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो वहां पर आप आंसर कर सकते हैं, सूरज गुफा उदयगिरी में है। चौथी गुफा में शिवलिंग स्थापित है, उनकी शिवलिंग की प्रतिमा है, और यहाँ पर इस गुफा के अंदर एक मनुष्य जो है वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, और इसी के कारण इस गुफा को बीन गुफा कहते हैं। अब ये भी प्रश्न होगा कि मध्य प्रदेश में बीन की गुफाएं कहाँ पर, बीन गुफा कहाँ है, बीवर की गुफाएं कहाँ पर है। देखिए, बीवर की गुफा या बीवी की गुफा, बीवी की गुफा है ना, तो बीवी की गुफा कौन से जिले में है, हरदा में है। ठीक है, और बीन की गुफाएं कहाँ पर है, तो वह है विदिशा में।
तो ऐसे आपको याद रखना है। पांचवी गुफा में वारा अवतार की प्रतिमा है, जिसे वाराह गुफा के नाम से जाना जाता है, ये याद रख लीजिए आप। इसके अलावा अब हम बात करेंगे यहाँ पर नीलकंठेश्वर मंदिर, जिसको उदयेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर में यह मंदिर बनाया गया है और नीलकंठेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, और इसका निर्माण राजा भोज के जो पुत्र थे परमार राजा उदयादित्य के द्वारा निर्मित किया गया था। ये यहाँ से दो शिलालेख मिलते हैं इस मंदिर से, जो 1059 से लगाकर 1080 के बीच का एक शिलालेख है, जिसमें परमार राजा उदयादित्य के शासन काल अवधि और उसके मंदिर निर्माण का यहाँ पर एक रिकॉर्ड उपलब्ध है। अब नीलकंठेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो आपको आंसर करना होगा विदिशा। पर नीलकंठेश्वर मंदिर और महल कहाँ पर, अगर दोनों मिलाकर पूछ लिया जाएगा तो आपको आंसर करना होगा मांडू। नीलकंठेश्वर महल वो मंदिर कहां पर है, तो वह मांडू में है, यह आप जरूर याद रखें। पठारी गुफा, ये राक्कड़ गुफाएं हैं और सप्तमातृका की गुफा को समर्पित है ये। अब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि सप्तमातृका की गुफा मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो विदिशा आंसर करेंगे आप। यहाँ पर एक शिलालेख मिलता है महाराजा जयंत सेन का, ठीक है, और ये शिलालेख जो है ये 5वीं शताब्दी का है। इसके अलावा विदिशा में बौद्ध स्तूप है, इसको हिंडोला तोरण कहते हैं हम, जहां पर भगवान विष्णु और त्रिमूर्ति को समर्पित है ये, ब्रह्मा विष्णु महेश। हिंडोला तोरण को लेकर अगर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो कहां पर है, तो आपको उत्तर देना होगा विदिशा। हिंडोला द्वार अगर पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको आंसर करना होगा ग्वालियर जिले में है, कहेंगे ग्वालियर किले के अंदर। और हिंडोला महल से अगर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महल कहां पर है, तो आपको आंसर करना होगा मांडू। तो यहां पर आप क्लियर रहें, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे उस पर ध्यान दें, प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ें आप। हिंडोला तोरण पूछ रहे हैं तो विदिशा जाए, द्वार पूछ रहे हैं तो ग्वालियर जाए, महल पूछ रहे हैं तो मांडू को आंसर करें। जाए का मतलब है कि उस विकल्प के साथ आप चले जाए, मतलब उसका चयन करें। तो ऐसे ही अच्छे से अच्छे फैक्ट आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे जिलेवार सीरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।